कह रहे थे कि हम किसान की आय जो 2 गुना करेंगे। आय 2 गुना करने की बजाय किसान को 3 कृषि के ऐसे कानून बनाए जिन्हें सुधार कानून कहा गया, और उसकी वजह से आज देश भर के किसान जो है पिछले 4.5 महीने से लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। और अब जो नया जो डीएपी के और एनपीके खाद के जो रेट बढ़ाए हैं, उससे एक चीज बात स्पष्ट हो जाती है कि सरकार जो है केवल और केवल पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना चाहती है, किसान को कमजोर करना चाहती है। जहां फसल के रेट से ही नहीं मिलते, वहाँ खाद के रेट बढ़ा करके उन्होंने अपनी जो असली योजना है वो सबके सामने जाकर के खड़ी कर दी। इसके लिए इंडियन नेशनल लोकल पार्टी ने फैसला किया है कि हम 12 तारीख को बैसाखी के पहले दिन पूरे प्रदेश भर के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर इस बढ़ी हुई खाद की कीमत को लेकर के, कृषि के 3 काले कानून वापिस ले उसको लेकर के, और गेहूं की खरीद जो है किसान की उसको सुचारू किया जाए, बजाय नए नए प्रयोग करने के, नए नए तरीके अपनाने के। साधारण तरीके से गेहूं की खरीद जैसे पहले होती थी कि आड़ती के माध्यम से गेहूं खरीद करके उसकी पेमेंट समय पर उसको मिले, उसके सामने कठिनाई ना हो। और जो लोग दावे करते थे कि किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, आज ऐसी हालत है मंडियों के अंदर कि किसान जो है अपनी फसल बेचने को लेकर के बहुत परेशानी में है। मैं तो मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहूँगा। मुख्यमंत्री जी इनके मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मंडियों के बहुत चक्कर काटते थे, बहुत सारा ढोंग करते थे कि हम किसान के बहुत बड़े हितैषी हैं। तो अब इनको मंडियों में जाना चाहिए, जाकर के देखना चाहिए मंडियों में कि क्या जो दावे तुमने किए थे अखबारों में, मीडिया के सामने, तुम्हारे वो दावे जो थे वो सही थे। मंडियों में जाएंगे तो इनको पता लगेगा, इनकी पोल खुल जाएगी। आज इतनी बुरी हालत है कि किसान जो है फसल को लेकर के, आज तो गेहूं में भी मर्सर्स के नाम के ऊपर इन्होंने चोर बाजारी शुरू कर दी। उसमें भी इन्होंने एक कैसे किसान को कम भाव मिले, कैसे मर्सर्स के नाम पे पैसा खाया जाए, जैसे धान में खा गए उस तरह भी इन्होंने गेहूं में भी पैसा खाना शुरू कर दिया। कमाल की बात है, ताज़ा जो गेहूं मंडी में आती है उसको भी ये कहते हैं कि इसमें तो घुड़ लगा हुआ है, गेहूं निकली नहीं उससे पहले इन्होंने घुड़ लगा दिया। तो इस तरह के हालात आज है। दोनों हाथों से किसान को लूटने में सरकार में बैठे लोग लगे हुए हैं। इसके लिए हमने एक फैसला किया है कि हम महामहिम को एक मेमोरेंडम भेजेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से हमारी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर इकट्ठे होंगे और प्रदर्शन करके किसानों की मांग के लिए जाकर के मेमोरेंडम देकर के आएंगे। जहां मेमोरेंडम देंगे वहाँ सरकार को चेतावनी भी देंगे कि या तो इन सब चीज़ों को सुचारू करो, अदरवाइज हम मंडियों के ताले भी लगाएं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पिछले 2 दिनों से कल भी और आज भी एलनाबाद क्षेत्र में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अभय चौटाला को इस्तीफा देने की बजाय विधानसभा में किसानों की बात उठानी चाहिए। लोगों ने उनको चुनकर भेजा और जो है कि अब फिर से वो चुनाव लड़ेंगे, तो कह रहे हैं पब्लिक के साथ धोखा किया। शैलजा जी ने खुद ये बात मानी थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करता है। ये उन्होंने अपनी कार्य समिति की मीटिंग जो थी उनकी उसमें कहा, और ये सारे मीडिया में आई थी, अखबारों में भी आई थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश के अंदर नो कॉन्फिडेंस मूव करके इस सरकार को 6 महीने की ऑक्सीजन देने का काम किया। उन दिनों में इस किस्म के हालात थे जब ये नो कॉन्फिडेंस लेकर के आया था, तब बहुत सारे एमएलए
अलग अलग जगह पे जाके कह रहे थे कि हम किसान के साथ हैं। अगर वो नो कॉन्फिडेंस मूव ना हुआ था तो वो एमएलए आज भी क्योंकि जो खड़े रहते हैं सरकार पे संकट बना रहता है। इन्होंने तो सरकार का संकट खत्म कर दिया, उन लोगों को इतना भयभीत कर दिया जो किसान की बात करते थे, उनको इतना डरा दिया कि अब वो दोबारा हिम्मत ही नहीं जुटा पाएंगे। इस सरकार को बचाने में, इस सरकार को कायम रखने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बहुत बड़ा हाथ है। रही बात दौरों की, तो दौरा करना तो प्रजातंत्र में सबका अधिकार है, जाओ कहीं भी। ये फैसला तो आने वाले समय में लोगों ने करना है, इलाहाबाद की जनता ने करना है। उन्होंने तय करना है कि उन्होंने फिर से विधानसभा में किसको भेजना है। तो उनके अपना उनका वोट का अधिकार है, वो फैसला करेंगे। शैलजा के बयान देने से तो नहीं हो सकता कि शैलजा जी आई थी, बयान देगी थी, बड़ा बदलाव हुआ। लोग शैलजा जी से ये भी पूछ सकते हैं कि आप हमारे यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट बन करके गई, आप मिनिस्टर बनी, आपने दोबारा हमारी तरफ रुख क्यों नहीं किया? इतने साल आप यहाँ गायब रही, इतने साल तक आपने कभी हमें आकर के क्यों नहीं संभाला, क्यों नहीं हमारी जात पूछी? आज आप किस मुंह से हमारे इलाके में आई? मेरे ऊपर जो आरोप लगाए, मैं तो इस इलाके में मेरी ख्याल है बच्चा बच्चा जो है मुझसे वाकिफ है। और जितना समय मैं अपने हल्के में लगाता हूँ, जितने अपने हल्के के लोगों की दिक्कत और जो कठिनाई है उनके लिए लड़ाई लड़ता हूँ, शायद ही इस विधानसभा में कोई अपने हल्के के लोगों के लिए इतना कुछ कर पाता होगा। सत्ता में बैठे लोग भी अपने हल्के के लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाते। मेरे हल्के के अंदर आप जाओ, आज भी ये हो सकता है कि कोई मेरा बहुत घोर विरोधी होगा, वो तो ये कह सकता है कि अवैसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन जनरल आदमी से जाकर के पूछोगे आप 100 आदमियों से बात करोगे तो उसमें से 99 आदमी आपको ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हमें अपने विधायक के ऊपर विश्वास है, भरोसा है, और हम अपने विधायक जो हमारा था, जिस ढंग से हमने उस पर विश्वास व्यक्त किया, उसने उससे भी ज्यादा बड़ा भरोसा हमारे ऊपर जताया। भाई साहब, आज आपका एक अति गंभीर बयान है कि लॉकडाउन में 6 घोटाले हुए, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री भी मुलविस हैं। मुख्यमंत्री तो जितने भी घोटाले हुए हैं उन सब में शामिल है। अगर मुख्यमंत्री शामिल नहीं है घोटालों में तो मुख्यमंत्री के पास जांच रिपोर्ट पहुंची हुई है, मुख्यमंत्री उनको सार्वजनिक क्यों नहीं करता? मुख्यमंत्री को अगर वो कहता है कि मैं भ्रष्टाचार से कोसों दूर हूं, तो फिर वो रिपोर्ट सार्वजनिक करने में दिक्कत क्या है? एक नया मामला है, फ्लिपकार्ट नाम की कंपनी है यूएसए की, जिसको भी इन्होंने 140 एकड़ जमीन अलॉट करी है। आज तक हरियाणा के अंदर कोई भी जमीन, चाहे वो हुड्डा की है, चाहे HSIDC की है, चाहे सरकार की कोई और दूसरी लैंड है, अलॉट नहीं हो सकी। ओपन ऑक्शन हुई है, इस जमीन की भी ओपन ऑक्शन होनी चाहिए। इन्होंने 3 करोड़ 22 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से जमीन दे दी, जिसकी कीमत सैकड़ों करोड़ रुपए एकड़ है। पिछले दिनों DLF ने इसी गुड़गांव के अंदर एक छोटा सा टुकड़ा जमीन का HSIDC से लिया था 1144 करोड़ रुपए का, और मुख्यमंत्री ने विधानसभा में ये कहा था कि हमने कितनी पारदर्शिता दिखाई है, हमने ओपन ऑक्शन की, और उस ओपन ऑक्शन में इतनी बड़ी बिड आई कि हमने उस छोटे से टुकड़े को भी इतने रुपए में बेचा। तो आज वो पारदर्शिता कहाँ गई? आज जिस ढंग से इन्होंने जमीन को अलॉट किया है, उससे सीधा है कि इसमें बहुत बड़ा पैसे का लेन देन हुआ है, बहुत बड़ी ठगी हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। सर, होली के दिन डिप्टी CM की कुटिया घेराव करने पर सरकार ने किसानों पर मामले दर्ज कर दिए, और कल JJP प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी पर हमला दिखाकर उस पर भी मामला दर्ज किया गया 2 किसानों। ये जो मामले दर्ज करना है, ये इनकी सरकार की गलत नीतियों की वजह से लोग आज इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।
अगर किसानों के खिलाफ इस तरह के 3 कृषि के काले कानून ना लेकर के आते तो कोई किसान जो है इतना बेला नहीं था जो इनके घरों के आगे आकर के प्रदर्शन करे। ये तो जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही होगा, जो नेचुरल है। लेकिन किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करके किसी को डराया नहीं जा सकता। मुझे बीच की एक स्टेटमेंट आई थी, इनके अखबारों में थी, उन्होंने एक तरह से बहुत बड़ा थ्रेट किया है प्रदेश के लोगों को। तो थ्रेट नहीं है, वो प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, हालात खराब करना चाहते हैं। वो कहीं जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जिस ढंग से इस प्रदेश का नुकसान किया था, उस तरह से नुकसान करने की फिराक में है ये सरकार। लेकिन लोग अब जो है इनकी जो कारनामे हैं, इनकी जो गलत नीतियां हैं, इनकी जो गलत सोच है, उसको भांप चुके हैं। लोग बहुत संयम के साथ काम लेंगे। भाई साहब, एक साइड कोरोना और महंगाई की मार है, और अब बिजली बोर्ड एक नया फरमान लेकर आया है कि पहले सिक्योरिटी 1 महीने की जमा होती थी, अब 2 महीने की सिक्योरिटी जमा होगी, और वो बिल में जुड़कर आ रही है। कोरोना की कोई मार नहीं है। कोरोना वेस्ट बंगाल में नहीं है, कोरोना तमिलनाडु में नहीं है, कोरोना केरला में नहीं है, पांडिचेरी में नहीं है। जिन 5 स्टेटों में चुनाव हो रहा है वहां कोरोना का कोई जिक्र नहीं है। लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अभी कुंभ का बेड़ा लगा था, 10 लाख से ज्यादा लोग एक दिन में स्नान कर रहे थे, वहां कोई कोरोना की बात नहीं कही जा रही थी। कोरोना से बड़ी बीमारी आरएसएस और बीजेपी है। इस कोरोना की आड़ के अंदर लोगों के ऊपर लगातार इस किस्म के बेहुदे अपने जो फैसले वो थोपना चाहती है। किसी कीमत पे किसान से अगर ये पैसा वसूलेंगे, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर आम उपभोक्ता से बिल जोड़ कर लिया जा रहा है। पता है मुझे इस चीज का। 2 दिन पहले आपको एक और चीज की जानकारी दी है, मतलब किसान का जो बिजली का बिल है, किसी घर का 10,000 रुपये बिजली का बिल नहीं आ सकता। आम आदमी जो है उसके घर में कौन सी ऐसी मशीनें लगी हुई है जिसकी वजह से 10,000 रुपये का बिल आएगा? क्या वो घर में इंडस्ट्री चला रहा है? उसके घर में ज्यादा से ज्यादा एक कूलर होगा, एक फ्रिज होगा, कोई घर में 4 पंखे होंगे। उस आदमी का बिल भी 10 से 15,000 रुपये आ रहा है, और 3-3 महीने का बिल जोड़ करके भेजते हैं। फिर उस पर पेनल्टियां लगाते हैं, फिर उस किसान को, कमजोर आदमी को कहीं उधार में पैसा लेकर के भरने पे मजबूर करते हैं ताकि वो बिल्कुल गरीब हो जाए। ये तो इनकी सोच है बीजेपी की कि कोई भी आदमी जो है उसको बिल्कुल हैंड टू माउथ कर दो, ऐसा कर दो कि बस वो सारा दिन सरकार की तरफ देखता रहे, और इतना कमजोर कर दो कि वो और कोई दूसरी बात सोचे ना। 2 दिन पहले जो सिरसा में प्रकरण हुआ, किसानों के वाटर कैनन की बोतलें छोड़ी गई, सुनीता दुग्गल और गोपाल कांडा को सरकारी गाड़ी में निकलना पड़ा। हैरानी की बात है, जो वाटर कैनन में वाटर लाया गया था, वो सारा का सारा पानी जो था वो वेस्ट वाटर था, सीवर का पानी। वेस्ट वाटर वही हो गया, सीवर का पानी वो पानी था। मतलब किस सतर तक गिर सकती है सरकार कि वो गंदा पानी लोगों के चेहरों पे मारेगा। सीवर का वाटर है, इससे ज्यादा दयनीय बात नहीं हो सकती। ये मानवता नहीं है, ये तो ये समझो कि मतलब बहुत ज्यादा क्रूरता है। इससे घटिया सतर पे और सरकार नहीं उतर सकती। सर, सिरसा नगर परिषद के चुनाव में हलोपा और भाजपा में मुकाबला था। हलोपा विधायक ने एक और तो सरकार को समर्थन किया है और दूसरी ओर भाजपा के खिलाफ ही कैंडिडेट। क्या ये फ्रेंडली में ऐसा नहीं लग रहा? मेरी ख्याल है इसका कोई मायना नहीं है लंबा चौड़ा। ये 4-6 महीने का चुनाव था। इस 4-6 महीने में कौन सा स्वरूप बदले जाएगा यहाँ? ये कोई आज थोड़े आपस में मिले, पहले दिन से मिले हुए, फर्स्ट डे से इकट्ठे हैं। आपने देखा नहीं किस तरह गोपाल कांडा और रणजीत सिंह दोनों जहाज में बैठ करके सरकार बनाने गए थे। थैंक यू।